हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट बाय जितेश सर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नंबर 5। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लासीफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बाय लूथर ग्विक, और इसको अलग तरीके से क्या पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन पोस्ट कॉर्प कॉन्सेप्ट। सो एग्जाम में जो है ये ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा है, पहली बात, ठीक है। सो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन 7 मार्क में आने के चांसेस बहुत कम है, बट इसके अंदर के जो फंक्शंस है वो एग्जाम में अलग से शॉर्ट नोट की तरह आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इसके अंदर ऐसे पूछ सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन बजटिंग। अब देखिए हम जो पोस्ट कॉर्प कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना, उसमें बजटिंग आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन बजटिंग 4 मार्क में, तो 4 मार्क का अंदर से पूछ सकते हैं। पूरा शॉर्ट नोट ये पूछना 7 मार्क्स के लिए, ठीक है, वो बहुत बड़ा है ये, तो ऐसे तो पूछ नहीं सकते। बट ये टॉपिक जो है लूथर ग्विक के द्वारा जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्लासिफिकेशन किया गया है, ये इस वीडियो में हम पूरा देख लेंगे कि उसमें से कुछ भी आता है तो हम लिख सके। या अलग से स्टाफिंग के बारे में पूछ सकते हैं, डिफाइन पूछ सकते हैं, स्टाफिंग का आपको शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो चलिए इन शॉर्ट आज का जो टॉपिक है एक्चुअली एक ही, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बाय लूथर ग्विक। ओके, सो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो एक्सप्लेन पोस्ट कॉर्प कॉन्सेप्ट बाय लूथर ग्विक। इसके अंदर आप ये पोस्ट कॉर्प का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। सो वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे मोर क्यों लिखा है देखिए यहाँ पे, क्योंकि आगे के वीडियो में यानी कि सॉल्यूशन 4 में मैंने आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पहले ही बता दिया है, ठीक है। उसके अंदर आप देखोगे तो हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था जो है प्लानिंग, उसमें प्लानिंग आया था पहला फंक्शन, ये हमने देख लिया था, ठीक है। फिर आया था ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आया था डायरेक्टिंग, तो ये भी हमने पढ़ लिया है। और एक क्या पढ़ा था हमने, कंट्रोलिंग। तो 4 फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फंक्शंस का क्लासिफिकेशन जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो सॉल्यूशन नंबर 4 है उसमें, ठीक है। तो अब हमें एक और तरीके का क्लासिफिकेशन जो किसने किया हुआ है, लूथर ग्विक ने किया है, जो जिसने कॉन्सेप्ट का नाम क्या दिया है, पोस्ट कॉर्प कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसके हिसाब से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमें देखना है। सो एज पर दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डेजिग्नेटेड बाय द अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब इसका मतलब पोस्ट कॉर्प का मीनिंग क्या है यहाँ पे देख लीजिए। सो पी का मीनिंग प्लानिंग है, ठीक है, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, ये अलग से शॉर्ट नोट आ सकती है, डी फॉर डायरेक्टिंग, उसके बाद कॉ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, और आर फॉर रिपोर्टिंग, और लास्ट में बी फॉर बजटिंग, ठीक है। जिसके अंदर देखिए जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, ये हम ऑलरेडी सॉल्यूशन नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज कवर्ड इन सॉल्यूशन नंबर 4। ओके, सो आप सॉल्यूशन नंबर 4 में चले जाना, जो प्लेलिस्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की, जो जीटीयू के सॉल्यूशन की, तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। सो आज की वीडियो में फिर ये 3 तो हम स्किप कर देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो पोस्ट कॉर्प के कॉन्सेप्ट के अंदर स्टाफिंग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटिंग पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग पढ़ेंगे, बजटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से अलग से कुछ भी पूछे तो आप फिर एग्जाम में लिख पाए, ठीक है। और ट्राई करना है कि जब ये वीडियो देख रहे हो और जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आज के आज इसी वीडियो में आपको ये क्वेश्चंस लर्न करने की कोशिश करने की, बाद में आपको डायरेक्टली क्या करना पड़े, सीधा रिवाइज करना पड़े और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है, क्योंकि प्योर थियोरेटिकल सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। सो ट्राई करना है वीडियो के साथ साथ अभी के अभी क्वेश्चंस को निपटाना स्टार्ट करें, उतना काम हमारा बाद में, उतना काम कम हो जाएगा तो बाद में इतना लोड कम आएगा, ठीक है, फिर रात रात भर जागना नहीं पड़ेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन टॉपिक देखते हैं हम। पहले सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे स्टाफिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या होता है, तो एक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है मेन कॉन्सेप्ट है, इसके बाद स्टाफिंग जो है ना, इसका सब फंक्शन है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग से ही स्टाफिंग निकला, ठीक है। तो थोड़ा स्टाफिंग का पार्ट ऑर्गेनाइजिंग में अलग कर दिया है,
बट है तो ऑर्गेनाइजिंग एक तरह से। ओके, सो चलिए, तो एज वी हैव सीन इन ऑर्गेनाइजिंग, हमने ऑर्गेनाइजिंग में क्या देखा था, हमने ऐसा एक ट्राइंगल बनाया था जिसमें जब मैनेजमेंट देखा था, एक टॉप मैनेजमेंट था, एक मिडल मैनेजमेंट था, एक लोअर मैनेजमेंट था, फिर इस हिसाब से यहाँ पे एमडी लगाया था, फिर यहाँ पे मैनेजर्स लगाए थे, इधर सुपरवाइजर्स लगाया था, स्टाफ लगाए थे, वर्कर्स लगाए थे, फोरमैन लगाए थे। ठीक है, यानी कि लास्ट वीडियो जो देखा होगा ना उसको ये आइडिया होगा। ऑर्गेनाइजिंग हमने देख लिया था जिसके अंदर हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट्स फिक्स किए थे। ठीक है, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में भी मैंने आपको एक डायग्राम बताया, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फिक्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, तो अलग अलग लेवल पे क्या क्या होते हैं भाई, मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, है ना। तो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट अप्रोप्रिएट पीपल, जिस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो भी सूटेबल पीपल है आर कैप्ट एट ए सूटेबल पोजिशंस। अप्रोप्रिएट लोगों को माने कि सूटेबल लोगों को सूटेबल जगह पे रखना पड़ेगा एंड दे विल बी डेजिग्नेटेड सूटेबल टाइटल एज पर द पोस्ट। ठीक है, तो उनके पोस्ट के हिसाब से एक सूटेबल उनको टाइटल डेजिग्नेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या टाइटल हो सकते हैं पोस्ट के हिसाब से, सीनियर मैनेजर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है, सुपरवाइज़र हो सकता है, उसमें भी सीनियर सुपरवाइज़र, जूनियर सुपरवाइज़र। ठीक है, सो और भी बहुत सारी पोस्ट है, आपको जो लिखनी है तो थोड़े 2-3 एग्जाम्पल लिख देना है। ओके, सो ये पोस्ट को नाम देना, जो सूटेबल लोगों को एक पोजीशन पे रख के पोस्ट का नाम देना ना, ये सब किस में आता है, स्टाफिंग में आता है। और ये सभी एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, स्टाफिंग बोला जाता है। ठीक है, सो चलिए स्टाफिंग कवर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, सो कोऑर्डिनेटिंग जो है ना मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, एक तरह से मैनेजमेंट का हार्ट बोल सकते हैं। इट इज़ द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, याद रखना, कोऑर्डिनेटिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब ये भी किसी का आप देखा जाए तो सब फंक्शन है। ठीक है, अब डायरेक्टिंग हम पढ़े थे, थोड़ा हम बैक जाएंगे 2 मिनट के लिए। ओके, ऑर्गेनाइजिंग का सब फंक्शन आप देखें तो हमने स्टाफिंग देख लिया। ठीक है, अब तो स्टाफिंग कवर हो गया। इसके बाद हम अभी कोऑर्डिनेटिंग पढ़े, तो कोऑर्डिनेटिंग भी एक तरह से कहाँ से निकला है, डायरेक्टिंग से निकला है। तो डायरेक्टिंग का सब फंक्शन बोले तो इट्स अ कोऑर्डिनेटिंग। ओके, तो चलिए फटाफट चलते हैं आगे। सो चलिए कोऑर्डिनेटिंग में क्या है, पहला तो हमने हार्ट ऑफ मैनेजमेंट बोल दिया, याद रख लेना। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि वो डायरेक्टिंग का सब फंक्शन है। ओके, मेन फंक्शन क्या है, डायरेक्टिंग, उसका छोटा सा सब फंक्शन क्या निकलेगा, कोऑर्डिनेटिंग। सो कोऑर्डिनेटिंग में करना क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग मीन्स ग्रुपिंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल। लोगों के अलग अलग लोगों के जो एफर्ट्स, जो मेहनत करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, उसको ग्रुपिंग करना। ठीक है, और वो भी कहाँ पे, एट डिफरेंट लेवल्स, और इस तरह से करना इन सच अ वे दैट ऑल द इंडिविजुअल एफर्ट्स, सारे जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है वो कहाँ डायरेक्ट हो जाए, टूवर्ड्स द कॉमन। फाइनली ये सब लोग कहाँ जाके मिले, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है वहाँ तक हम उसको डायरेक्ट करें। ठीक है, तो एक तरह से देखा ना आपने कि डायरेक्ट करना ही आया है इसमें भी। सो 3 पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1 इज हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड 1 इज सब फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, तीसरा क्या है कि ग्रुपिंग करना है एफर्ट्स को, डिफरेंट लोगों को एट डिफरेंट लेवल्स इन सच अ वे दैट कि ये सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स को हम चैनलाइज करके एक कॉमन गोल की तरफ डायरेक्ट करें। ठीक है, सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन देर आर मैनी लेयर्स, अलग अलग लेयर्स होते हैं, एंड पीपल आर डूइंग क्वाइट डिफरेंट वर्क्स आर डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में देखिए भाई अलग अलग लेयर्स होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, और सभी का जो वर्क होता है अलग अलग लेयर में अलग अलग होता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो परचेस डिपार्टमेंट की बात करें तो परचेस डिपार्टमेंट पीपल आर वर्किंग डिफरेंटली विद अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कंसर्निंग टू दैट डिपार्टमेंट ओनली। अब मैं जैसे कि परचेसिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ तो परचेसिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग तरीके से सेट हुए होंगे, और उनका जो काम होगा वो अपने डिपार्टमेंट से ही लेना देना रखेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं उनका अलग तरीके से का काम होगा, और उनके भी अलग तरीके के डिपार्टमेंटल टारगेट्स होंगे। ठीक है, और आप अक्सर देखा गया है कि ये 2 डिपार्टमेंट के बीच में जनरली कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ठीक है, सो इट इज ऑब्जर्व दैट क्वाइट ऑफन दिस 2 डिपार्टमेंट्स आर हैविंग कन्फ्लिक्ट्स।
सो द फंक्शन, तो इसमें इसका मतलब क्या है, दोनों को एक तरह से डायरेक्ट करना है कॉमन गोल पे, ये काम है कोऑर्डिनेटिंग का, ठीक है। द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इज टू डायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। ऐसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सिर्फ 2 डिपार्टमेंट के एग्जाम्पल समझाए हुए, ठीक है। तो अलग अलग जो एफर्ट्स है, द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इज टू डायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को डायरेक्ट करना टूवर्ड्स द कॉमन गोल। कैसे? बाय रिड्यूसिंग दी कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करके अमॉन्ग देम, एज वेल एज जो भी अननेसेसरी एफर्ट्स है उसको एलिमिनेट करके, ठीक है, निकाल के हम एक तरह से कॉमन गोल की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कोऑर्डिनेटिंग। चलिए नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है रिपोर्टिंग। ओके, सो रिपोर्टिंग किसका सब फंक्शन है? तो रिपोर्टिंग सब फंक्शन है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग हम लास्ट सॉल्यूशन 4 के अंदर पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में जो कर रहे थे यहाँ पे उसका एक सब फंक्शन हो गया रिपोर्टिंग। ओके, सो दिस कैन बी सीन एज अ, उसको हम एक तरह से कैसे देख सकते हैं, सब फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। रिपोर्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग, रिपोर्ट में क्या करना है, रिपोर्ट करना, मतलब आपको आपके टीचर भी बोलेंगे कि इस टाइम पे ये चीज़ें आपको रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट बना के लेके आना है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग में करना क्या होता है? सो रिपोर्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, जहाँ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, डाटा प्रोवाइड करना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करनी है, कि किसकी, ये सब चीज़ें किसकी प्रोवाइड करनी, अबाउट वेदर द एक्चुअल वर्क इज बीइंग डन एज पर द प्लान और नॉट, प्लान के हिसाब से एक्चुअल वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करना, दैट्स द फंक्शन ऑफ रिपोर्टिंग, यही तो रिपोर्टिंग का फंक्शन है, ठीक है। इफ नॉट देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेविएशन, मतलब अगर प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है तो भाई प्लान के हिसाब से जो डेविएशन हुआ है वो कितना डेविएशन हुआ है, बहुत ज़्यादा डेविएशन हुआ है, यानी प्लान के हिसाब से पूरी तरह से नहीं चल रहा है, या थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस है, ठीक है। देयर आर मैनी फॉर्मेट्स, तो इसके लिए क्या, ये रिपोर्टिंग करने के क्या फॉर्मेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट्स में सब चीज़ें लिख रहे होते हैं। एक तो प्लानिंग रहता है, तो प्लानिंग में तो बोला होता है भाई ये दिन, इस दिन ये चीज़ें करनी होती है, और जब वो दिन आता है तो एक्चुअल वर्क देखा जाता है। तो एक्चुअल वर्क मतलब ये एक तरह से रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है, कि भाई ये इस टाइम पे ये करना था तो ये तो हो गया इस टाइम पे, ये वाला दूसरे मशीन पे होना था ये भी हो गया उस टाइम पे, यहाँ पे ये करना था बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो इसमें डिले हो गया, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि ये डिले हुआ, यहाँ लिखा था कि 23 को ये कंप्लीट होना था बट ये यहाँ पे 24 को कंप्लीट हुआ या उसके बाद कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेविएशन आया, तो ये भाई ये बताना पड़ेगा मैनेजर को कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया है, एक दिन डिले चल रही है चीज़ें। सो डेविएशन कितना है ये सब दिखाना है, तो इसके लिए एक रिपोर्ट्स तैयार होते हैं। सो देयर आर मैनी, उसके लिए फॉर्मेट्स है इन विच रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड एट अ डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिपोर्ट तैयार किया जाता है। जैसे कि प्रोडक्शन की बात करें तो डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट होता है कि आज इस मशीन पे कितना प्रोडक्शन हुआ, दूसरे नंबर के मशीन पे कितना प्रोडक्शन हुआ, फिर एक फाइनल एक रिपोर्ट होती है जिसके अंदर सारे कंपनी के अंदर जितने भी मशीन है सबके डिटेल लिखे होते हैं। फिर डेली रिजेक्शन रिपोर्ट होते हैं कि रिजेक्ट कितने हुए, मंथली सेल्स फिगर्स होती है, क्वार्टरली सेल्स फिगर होती है, ठीक है। तो आप जनरली कंपनी के सेल्स फिगर्स देखते हो कि मंथली इतने सेल हुए, एक्सपेक्टेड कितने थे, तो कि भाई 5000 प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड थे कि सेल हो जाएंगे बट एक्चुअली कितने सेल हुए, तो भाई एक्चुअली 4500 सेल हुए। तो ये सब चीज़ें इसके फॉर्मेट तैयार होते हैं। मंथली अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट, तो ये सब अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स तैयार होते हैं किसके, अलग अलग रिपोर्ट्स के। एक्यूरेसी एंड स्पीड ऑफ रिपोर्टिंग, अब आप ये जो रिपोर्टिंग है वो कितने एक्यूरेटली आप प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। जैसे कि एक तरह से डेटा आपको प्रोवाइड करना है, जैसे सेल्स की फिगर आपको एक्चुअली बतानी है। अब 4500 जो एक्चुअल हुई है वो हम कैंसिल करके हमने गलत से क्या बता दिया कि भाई 4700 हुई है, ठीक है। तो ये एक्यूरेट मैंने बताई नहीं है, ठीक है। या दूसरा ये है कि उसकी स्पीड यानी टाइम पे चीज़ें बताई नहीं। तो आप कितना एक्यूरेसी से ये काम करते हो, कितना स्पीड से रिपोर्टिंग होता है, वही डिसाइड करता है कि आपका जो कंपनी कितने इफेक्टिवनेस से चलेगा। और वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना जो आपका मैनेजमेंट है इफेक्टिवली डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। अगर टाइम पे सब चीज़ें रिपोर्ट मिल रही है या कितना एक्यूरेटली वो मिल रही है, उससे आपका मैनेजमेंट एक डिसीजन लेने में उसे बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था रिपोर्टिंग। अब लास्ट जो शॉर्ट नोट है या टॉपिक है बजटिंग। ओके,
सो बजटिंग जो है एक तरह से जो प्लानिंग फंक्शन रहता था, प्लानिंग का सब टॉपिक हम बोल सकते हैं या सब फंक्शन बोल सकते हैं। बजटिंग का मतलब क्या होता है? बजटिंग मीन्स ड्राइंग अ प्लान। तो इसमें भी प्लान बनाना होता है, बट जनरली ये जो प्लान होता है ना, वो फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होता है, ठीक है। जैसे कि बजटिंग मींस ड्राइंग प्लान ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर, मतलब भविष्य में कितना खर्चा होने वाला है, ठीक है। हम घर में भी बजट बनाते हैं कि इस मंथ में कितना कितना क्या क्या खर्चा आएगा, कितना प्रोडक्शन होने वाला है और कितना सेल्स होने वाला है, ठीक है। जैसे 1000 प्रोडक्शन होने की उम्मीद है, ठीक है, सॉरी 1000 जो प्रोडक्ट्स बनने की उम्मीद है, उसमें से हम उम्मीद करते हैं कि डिमांड के हिसाब से देखें तो 900 तो सेल हो ही जाएंगे। तो ये सब बजट पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है एडवांस में, इसीलिए एक तरह से प्लानिंग का इसको सब फंक्शन बोला जाता है। तो जनरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि फाइनेंशियल बजट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल बजट में क्या रहता है कि जैसे कि ये अभी 2023 है, तो कंपनी क्या करेगी 2023 का एक एक्सपेक्टेड इनकम तैयार करेगी कि इतना कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से समथिंग 23 करोड़ का प्रॉफिट होने की या इनकम आने की उम्मीद है। उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं, बराबर प्रॉफिट तो कब होगा जब एक्सपेंडिचर और इनकम का डिफरेंस ले लेंगे उसके बाद। फिर एक्सपेंडिचर जैसे कि कितना आने वाला है कि सपोज कुछ चीज़ें और नया प्लांट ओपन करने वाले ना समथिंग, ये सब जो भी खर्चे कंपनी के हैं वो मिला के 15 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये साल इतना खर्चा होने वाला है। और इस हिसाब से हम देखा जाए तो 8 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट हमें हो सकता है कंपनी को, यानी कि नेक्स्ट ईयर, यानी कि आने वाले 2023 में ये हो सकता है। फिर क्वार्टरली भी प्रिपेयर किया जाता है, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं? बजटिंग, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, तो ये तो थी पैसे की बात कि कितना इनकम होगा, एक्सपेंडिचर। हम ऐसे फिगर सेल्स का है, प्रोडक्शन का, ये भी कर सकते हैं सेम चीज़। तो अपार्ट फ्रॉम ओके, यहाँ पे थोड़ा ये सुधार लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्शन है या सेल्स बजट भी प्रिपेयर किया जाता है, जिसके अंदर ये फिगर्स दिखाई जाती है कि कितना प्रोडक्शन होगा प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज, है ना। जैसे कि सपोज अभी एक बिस्किट की बनाने की कंपनी है, जैसे कि पार्ले की बात करें, ठीक है। सो पार्ले के अंदर क्या रहते हैं, अलग अलग 5 टाइप के बिस्किट्स बात कर रहे हैं कि 5 टाइप के बिस्किट है, तो ये वाला इतना सेल हो सकता है, ये वाला इतना। पहले तो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन इतना होगा और दूसरे सामने इसका सेल्स इतना हो सकता है, ठीक है। तो ये पहले प्रोडक्ट की ये 5 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन और उसका सेल, ठीक है। फिर दूसरा कैटेगरी आएगा चॉकलेट्स, तो पार्ले में चॉकलेट्स भी आती है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज उसका अलग अलग प्रोडक्शन दिखाया जाता है, कितना सेल्स एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। वो भी कैटेगरी वाइज बनाया जाता है। किस लिए? ये सब नेक्स्ट ईयर के लिए बनाया जाता है, आने वाले साल के लिए। सो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ लार्ज बिजनेस ग्रुप आर प्रिपेयरिंग देयर इंडिविजुअल यूनिट वाइज बजट्स, ओके। इसका मतलब क्या होता है कि एक लार्ज बिजनेस ग्रुप है, लार्ज बिजनेस ग्रुप जैसे कि एक कंपनी ले लेते हैं L&T, ठीक है। अब L&T में क्या रहते हैं, अलग अलग प्लांट रहते हैं। एक प्लांट सूरत में ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अब सूरत में भी जो प्लांट है उसके अंदर अलग अलग रहता है, जैसे हैवी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक HED रहता है, उसके सामने एक टरबाइन वाला डिपार्टमेंट है, फिर बॉयलर वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है, फिर CPyard वाला डिपार्टमेंट है, तो और फिर एक वडोदरा का रहेगा, ठीक है। सो ये लार्ज बिजनेस ग्रुप है, ये क्या करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट का बजट प्रिपेयर करेंगे, यानी HED वाले जो है वो उनका बजट प्रिपेयर करेंगे, टरबाइन वाले अपना बजट प्रिपेयर करेंगे, बॉयलर वाले अपना बजट प्रिपेयर करेंगे, और जो CPyard वाले वो अपना बजट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इस तरह से वडोदरा में जो यूनिट है वो भी अलग अलग जगह के अलग अलग लोकेशन पे जो उसकी कंपनी है, अलग अलग यूनिट है, वो भी अपना इंडिविजुअल बजट बनाएंगे, ठीक है। इन बजटिंग क्या होता है, एक तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि लास्ट ईयर का जो बजट बनाया था उसको ध्यान से हमें एनालाइज करना है कि पिछली बार हमने इतना ये बजट बनाया था और एक्चुअली उसका फिगर क्या हुआ, ओके। क्योंकि लास्ट ईयर तो जैसे कि अभी तो हम 2023 की बात कर रहे थे, बट 2021 था तब हमने किसका बजट बनाया था, 2022 का बनाया था। तो एक्सपेक्टेड हमने किया था समथिंग और एक्चुअली आया कुछ समथिंग, ठीक है। तो ये सब हमें एनालाइज करना है, एक्चुअल फिगर्स, ये सब चीज़ें हमें उस हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। इन बजटिंग एनालिसिस ऑफ लास्ट ईयर्स बजट एंड एक्चुअल फिगर्स, ये मतलब लास्ट ईयर हमने बजट क्या बनाया था और एक्चुअल फिगर्स क्या निकला था उसका एनालिसिस करना है। ये देखेंगे तभी तो हमें आगे के साल का
बजट बनाने में हेल्पफुल रहेगा कि अब इस साल जो मुझे बजट बनाना है आने वाले साल के लिए, तो पिछले साल का देख देख के थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिर हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमारा बजट है, उसमें परफेक्शन आए। ठीक है, तो जो हम जितना आंकड़ा एक तरह से फिगर्स हम रेडी करते हैं कि 2000 सेलिंग का, प्रोडक्शन का और सेलिंग का जो एक्सपेक्टेशन है, तो वो कहीं ना कहीं उसके आसपास ही आए, उसमें ज़्यादा डेविएशन ना निकले। ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो 2000 प्रोडक्शन निकाल लेंगे क्योंकि 2000 सेल हो जाएगा, बट हो सकता है फिर 1000 ही सेल हो। ठीक है, 200 पिछले साल के बजट से हमें पता चल जाता है कि भाई इतना ज़्यादा डेविएशन आ रहा है, तो इस साल में बजट में वो वाले प्रोडक्ट में कम बजट रखा जाए, कोई दूसरा जिसमें ज़्यादा सेल्स की उम्मीद है वो वाले में जो बजट है वो बढ़ाया जाए। ओके, सो चलिए फिर एक लास्ट पॉइंट, सॉरी 2 लास्ट पॉइंट है कि दिस हेल्प्स इन लोकेटिंग। इससे क्या होता है, ये सब तो मैंने बता ही दिया वैसे। दिस हेल्प्स इन लोकेटिंग एनी डेविएशन, इससे हमें डेविएशंस पता चल सकता है कि लास्ट ईयर के बजट में कितना आया था, और इससे ये मदद मिलेगी कि आने वाले बजट बनाने में हम क्या क्या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, तो बजटिंग हमें ये हेल्प करता है चैनलाइज करने के लिए हमारे एफर्ट्स को कि हमें कहाँ मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, उसका सेल लास्ट ईयर कुछ हुआ ही नहीं है ना, हमने 2000 प्रोडक्ट बना दिए बट उसका 500 सेल्स ही हुआ है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ हम ऐसा चेंजेस लाए कि इस साल उसका जो सेल है वो बढ़ा सके, या तो हम ये वाले प्रोडक्ट का जो है, जो मार्केट में कस्टमर ये ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, तो उसका बजट ही कम रखे, है ना, उसका प्रोडक्शन ही कम हो कि फिर क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन कर दोगे तो फिर एक्स्ट्रा जो है वो फिर क्या होगा, फिर बच जाएगी चीज़ें, तो ये एक तरह से एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा और वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बजटिंग हमें क्या करता है कि हमारा एफर्ट्स हमें किस दिशा में चैनलाइज करना है। ठीक है, वो पता एक हेल्प करता है और डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि जो हमें गोल अचीव करना है उसके लिए, जिससे हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ती है और इकोनॉमी तरीके से भी हमारा फ़ायदा होता है और वेस्टेज कम होता है। ठीक है, तो बजट बनाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी एक बजट बनाती है। ठीक है, घर में भी हम बजट बनाते हैं, तो ये एक तरह से मैनेजमेंट जो है हर तरह से हर फील्ड में हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा था, आप कोई भी जगह पे ये मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए एक तरह से देखा जाए तो मैनेजमेंट देखिए, तो मैनेजमेंट में क्या क्या आया था। पोस्ट कॉर में पहला प्लानिंग। ओके, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए पोस्ट कॉर। ठीक है, को देखिए कैसे लिखना है ध्यान से, है ना। सो पी फॉर प्लानिंग, तो ये सॉल्यूशन 4 में पढ़ लिया था। ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग देख लिया। फिर एस फॉर स्टाफिंग, तो अभी ये ध्यान से देखना है कि स्टाफिंग जो है ये कनेक्टेड है ना, थोड़ा मैं मिटा देता हूँ वापस, है ना। चलिए पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में मिटा दूंगा ये। सो को फॉर कोऑर्डिनेटिंग, सॉरी डी फॉर डायरेक्टिंग रह गया, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग आ जाएगा, आर फॉर रिपोर्टिंग आ जाएगा, और बी फॉर आ जाएगा बजटिंग। ओके, अब देखिए प्लानिंग मेन फंक्शन हो गया। ओके, दिस इज मेन फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग मेन फंक्शन। अब ऑर्गेनाइजिंग का जो सब फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, स्टाफिंग हो गया। ठीक है, तो स्टाफिंग किसका फंक्शन हो गया, एक तरह से सब फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये हो गया। डायरेक्टिंग मेन फंक्शन हो गया। ओके, अब कोऑर्डिनेटिंग जो है वो कोऑर्डिनेटिंग किसका सब फंक्शन हो गया, डायरेक्टिंग का। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टिंग, तो ये डायरेक्टिंग जैसा ही है सब फंक्शन। फिर आता है रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग सब फंक्शन हो जाएगा कंट्रोलिंग। ठीक है, अब कंट्रोलिंग जो है वो मेन फंक्शन है, जो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। ठीक है, सो कंट्रोलिंग जो है उसका सब फंक्शन क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग। और रहा बजटिंग, सो बजटिंग किसका सब फंक्शन हो जाएगा, प्लानिंग का। ओके, ये प्लानिंग का सब फंक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या था कि पिछले टाइम जो हमने 4 फंक्शंस पढ़े थे, आज मैंने नए 4 फंक्शंस बताए, पर वो जो नए 4 फंक्शंस है वो कहीं ना कहीं पिछले 4 फंक्शंस के ही उसके फंक्शंस में से ही निकले हैं। ठीक है, उसके ही सम फंक्शन है इन शॉर्ट। ठीक है, सो चलिए आई होप कि आज जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ आ गया है, और आज के आज अभी के अभी लर्न हो गया है। कुछ भी चीज़ें आपको डाउट जैसा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और वीडियो को थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके या एक बार रिपीट करके आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी, वापस फ्रेश हो जाएगी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, लग रहा है कि नहीं कुछ भूल रहे इसमें से। ठीक है, सो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।